विकास और अंशुल एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन विकास अंशुल से उम्र और क्लास दोनों में बड़ा होता है। एक रोज स्कूल की छुट्टी के बाद अंशुल विकास से कहता है, विकास भैया, मेरी गाड़ी नहीं आई है, अब मुझे घर ड्रॉप कर देंगे? पैदल मुझे जाने का मन नहीं है। विकास अंशुल के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ये भी कोई कहने वाली बात है, कैसे नहीं छोड़ू। अंशुल विकास की बाइक पर बैठ जाता है और दोनों स्कूल से निकल जाते हैं। फिर रास्ते में उन्हें पानी पूरी वाला दिखता है और विकास अंशुल से कहता है, चलो पानी पूरी खाई जाए, फिर कोल्ड ड्रिंक पीकर घर निकल चलेंगे। अ, मुझे तो मोमोज खाने हैं। ठीक है, दोनों यहीं खाकर चलते हैं। विकास और अंशुल पहले तो बहुत सारे पानी पूरी खा लेते हैं, फिर मोमोज खाते हैं। पेट भर गया, अब तो दीदी बहुत चिल्लाएगी मुझ पर। क्यों भाई, क्यों चिल्लाएगी, ऐसा क्या हुआ? अरे भैया, मम्मी घर पर नहीं है और दीदी ही खाना बना रही है। उसका बनाया हुआ खाना बर्बाद हुआ तो उसका पारा आसमान पर चढ़ जाता है। अच्छा, ऐसा क्या? कोई नहीं, तुम वो खाना मुझे पैक करके दे देना, ये ठीक रहेगा। दोनों फिर कोल्ड ड्रिंक पीकर अंशुल के घर चले जाते हैं। विकास नीचे बाइक लगाकर खड़ा हो जाता है और अंशुल ऊपर चला जाता है। अंशुल को देखकर दिशा कहती है, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, फिर खाना लगा देती हूँ। नहीं दीदी, पेट भरा है मेरा, मैं बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा। तो फिर मैंने इतना खाना क्यों बनाया है? फेंकने के लिए? फ्री में आता है क्या अनाज? नहीं खाना था तो बोल देते, मैं बनाती नहीं। इतना बनाओ और फेंको। अरे भाई, तुम बोलती ही रहोगी क्या? किसी और को बोली भी दोगी? खाना पैक कर दो, मेरा एक दोस्त नीचे खड़ा है, मैं उसे दे दूंगा। उसकी मम्मी घर पर नहीं है, वो रात में खा लेगा। अभी हम दोनों बाहर खाकर आए हैं। हम्म, ठीक है। दिशा खाना पैक करती है और अंशुल नीचे विकास को देने के लिए जाता है। विकास हेलमेट पहने हुआ होता है। आज आपने जान बचा ली, वरना दीदी तो मुझे कच्चा चबा जाती। एक दिन तू भी मुझे ऐसे ही बचा लेना। इधर दिशा कहती है, जरा देखूं तो कौन सा दोस्त है इसका जो इसे खिला पिला रहा है बाहर। दिशा नीचे झांकती है। विकास की नजर दिशा पर पड़ती है और वो उसे पहली नजर में दिल दे बैठता है। इधर दिशा अपने पैर जमीन पर मारती है और कहती है, इस गधे ने तो हेलमेट पहनी है, क्या ही दिखेगा, दोनों एक ही जैसे हैं। दिशा अंदर चली जाती है और विकास भी अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते भर वो दिशा की एक झलक को याद करता रहता है। ऐसे आग को तो मैं रोज हाथ लगाना चाहता हूँ। शादी तो मुझे इसी से करनी है। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी। मैंने वो लड़की ढूंढ ली है मम्मी। विकास अपने घर जाकर सबसे पहले अपना बैग फेंकता है और सीधा फोन लेकर दिशा को इंस्टाग्राम में सर्च करने लगता है। बस मिल जाए उसकी आईडी, दिशा शर्मा। मिल गई, रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। विकास दिशा को रिक्वेस्ट भेज देता है और अंशुल को इस बात की एक जरा खबर नहीं लगने देता कि वो उसकी बहन पर ही लाइन मार रहा है। पूरा दिन विकास बार बार अपना फोन चेक करने जाता है। शिट यार, अभी तक ऐड नहीं किया, एक बार ऐड कर ले बस, फिर तो मैं उसे अपने लिए मना ही लूंगा। पूरा दिन विकास बस अपना ही फोन चेक करता रहता है और दिशा उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। अगले दिन विकास अंशुल से कहता है, अंशुल दोस्त, 6 महीने के बाद मैं तो स्कूल से निकल जाऊंगा, फिर पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं। अ, तो अब मैं तुझे रोज स्कूल छोड़ने के लिए आऊंगा। ठीक है भैया, लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद भी हम मिलेंगे। हाँ, वो तो देखा जाएगा बेटा। अब विकास अंशुल को छोड़ने उसके घर रोज जाता है ताकि दिशा की एक झलक उसे मिल जाए। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं और 6 महीने बीत जाते हैं। विकास 12वीं करके स्कूल से कॉलेज ज्वाइन कर लेता है। इधर दिशा भी कॉलेज ज्वाइन कर लेती है। दोनों एक ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं। कॉलेज के पहले दिन जैसे ही विकास कॉलेज में घुसता है, उसकी नजर दिशा पर पड़ती है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? दिन में भाई तो सपना तो नहीं देख रहा है। तभी उसका एक दोस्त उसे पिंच करते हुए कहता है, क्या हुआ, किसे देख रहा है? चल चल, यहाँ तो बहुत तितलियां हैं। अब तू चल, मैं आता हूँ। विकास धीरे से दिशा के पास जाता है और उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मैं विकास, अभी नया हूँ यहाँ। मैं भी नहीं हूँ। धीरे धीरे दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने लगते हैं। समय बीतने लगता है, दोनों का रिश्ता गहरा होता जाता है। इसी तरह कॉलेज खत्म हो जाता है और फिर एक रोज विकास दिशा से कहता है, दिशा, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, इसी तरह कब तक घूमते रहेंगे? ठीक है, मैं घर पर बात करती हूँ, तुम अपने घर वालों से बात कर लो।
ठीक है जाने मन। दिशा अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मुझे एक लड़के से प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे कौन है, क्या करता है, उसकी फोटो तो दिखाओ। हाँ मम्मी, दिखाती हूँ ना। दिशा अपने फोन से फोटो निकालकर अपनी माँ को दिखाती है और अंशुल भी इतने में वहां आ जाता है। ये फोटो कहाँ से आई मम्मी तुम्हारे पास? बेटा, ये तुम्हारे होने वाले जीजा जी की है। क्या सच में? ये तो विकास भैया है। मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। चलो तब तो अच्छा है। तुम कैसे जानते हो इसे? मैंने तो कभी नहीं देखा तुम्हें इसके साथ। ठीक है, तो विकास भैया से ही पूछ लेना। याद है एक बार माँ यहाँ नहीं थी तो मैं बाहर से खाकर आ गया था। हाँ याद है। फिर तुमने पैक करवा कर किसी को खाना दिलवाया था। जिसे खाना दिया था वो विकास भैया ही थे। ओह अच्छा। बेटा, अब तू इसे भैया बोलना छोड़ दे, अब ये तेरे जीजू है। अंशुल बड़ा खुश होता है और झट से विकास को कॉल लगाता है, लेकिन विकास का फोन बिजी रहता है। उधर दिशा विकास से बात कर रही थी। तुम अंशुल को जानती हो और मुझे बताया नहीं तुमने? अरे मैं अंशुल को जानता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है। मैं तो तुम्हारे घर कितनी बार आया हुआ हूँ। ओह अच्छा। कल तुम अपने घर वालों को लेकर आ जाना। घर पर माँ मिलना चाहती है तुम्हारे घर वालों से। जो हुक्म मेरे आका। विकास अपने घर वालों के साथ अगले दिन दिशा के घर पहुंच जाता है। अंशुल विकास को देखकर उसके गले लग जाता है और कहता है, क्या भैया, आपने तो कहा था पता नहीं कब मुलाकात होगी। देखो कहाँ मुलाकात हुई। अब तो जिंदगी भर का रिश्ता बन गया। सो तो है। अंशुल बेटा, अब ये तेरे जीजा है, भैया मत बोल इसे। मैंने भी इसे यही कहा था बहन जी। अब आदत हो गई है, इतनी जल्दी छूटेगी नहीं। कोई बात नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ता है? कुछ भी बोले, रिश्ता तो वही रहेगा। दोनों परिवार आपस में बात करते हैं और दिशा और विकास की शादी पक्की कर देते हैं। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। एक रोज विकास अंशुल से कहता है, अंशुल, बारात में तुम आओगे ना? साथ में डांस करेंगे हम। भैया मैं कैसे आ सकता हूँ, यहाँ भी तो देखना होगा ना। अरे वो सब मैं नहीं जानता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बस। ठीक है, आ जाऊंगा। अंशुल और दिशा शादी में अंशुल के पहनने के लिए कपड़े लेने के लिए बाजार जाते हैं। दुकान पहुंचकर अंशुल कहता है, भैया ऐसा कपड़ा दिखाओ कि बारात में सबकी नजर मुझ पर पड़े। मेरे दोस्त की शादी है। दिशा कोहनी मारते हुए अंशुल को कहती है, ये सब क्या है? तेरी बहन की शादी है, तुझे मेरा भाई दिखना है। बड़ा आया, मेरे दोस्त की शादी है। भैया मेरी शादी में पहन के दूर से ही पता चले कि लड़की का भाई है, ऐसा कुछ दिखा दो। विकास भैया ने मुझे बारात में रहने को कहा है, मुझे वहां रहना होगा। मेरी शादी में तो कहीं नहीं जाएगा, बोल देती हूँ मैं। बाकी विकास से मैं बात कर लूंगी। ठीक है, आप दिखाओ कपड़ा भैया। अंशुल बहुत सूट ट्राई करता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्या लूं? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। मैं विकास भैया को ही बुला लेता हूँ। अरे यार, ये ग्रे वाला तो ठीक है। अब तुझे नहीं सुनना तो बुला ले अपने जीजा को। अंशुल विकास को फोन करके आने के लिए कहता है और 10 मिनट में विकास पहुंच भी जाता है। क्या हुआ दोस्त? मैं बिस्किट रंग की शेरवानी पहन रहा हूँ, तू भी इसी रंग का कुछ मैचिंग पहन ले। हाँ भैया, इसी रंग का कुछ दिखाओ ना। अंशुल और विकास एक सूट पसंद कर लेते हैं और कपड़ा लेकर तीनों निकल जाते हैं। अंशुल, तुम सुबह ही आ जाना मेरे घर शादी वाले दिन। दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? वो कैसे आएगा? बहन की शादी में भाई नहीं रहेगा? ये कौन सी बात हुई? अरे वो तुम्हारा भाई है तो मेरा दोस्त भी तो है। ऐसे कैसे वो मेरी बारात में नहीं नाचेगा? कभी ऐसा देखा है क्या? लड़की का भाई लड़की के घर पर है शादी वाले दिन। वो नहीं आएगा। अरे उससे क्या हुआ? वो आएगा। विकास और दिशा में बहस होने लगती है। तब अंशुल कहता है, दीदी भैया दोनों चुप हो जाओ। नहीं, तू पहले बोल, तू मेरी साइड है या नहीं? तुम बोलो, तुम आओगे कि नहीं मेरी बारात में? तू नहीं जाएगा। घर चलकर तय करे, ये रोड है। फिर से शुरू मत हो जाओ ना दोनों। अंशुल दोनों के बीच फंस जाता है। इसी तरह शादी का दिन आ जाता है। शादी वाले दिन अंशुल सुबह से काम में बिजी रहता है। विकास अंशुल को फोन करता है। बारात में आ रहा है ना तू? हाँ, मैं आपकी बारात में रहूंगा, आप बेफिक्र रहो। ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगा। अंशुल सोचता है, मैं चला गया तो दीदी तो मुझे मार डालेगी और नहीं गया तो भैया नाराज हो जाएंगे। क्या करूं?
ऐसा कोई तोड़ निकालना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शाम में बारात जैसे ही दिशा के दरवाजे तक पहुंचती है, अंशुल निकलकर बारात में शामिल हो जाता है और बहुत नाचता है। क्यों जीजाजी, अब तो खुश हो ना? हाँ, खुश तो हूँ, लेकिन आज तूने मुझे जीजा बना ही दिया। तूने तो कहा था कि तू सुबह से मेरे साथ रहेगा। मैं आपके साथ रहता तो आपकी होने वाली मेरी जान ले लेती। दोनों जीजा साले जोर जोर से हंसने लगते हैं। शादी अच्छे से हो जाती है और शादी करके दिशा विकास के घर चली जाती है। ससुराल में दिशा का स्वागत अच्छे से होता है। दिन बीतने लगते हैं। शादी के दूसरे दिन अंशुल पग फेरे के लिए दिशा को लेने उसके घर जाता है। भैया, मैं दीदी को लेने आया हूँ पग फेरे के लिए। अरे यार, तू तो टिपिकल साले की तरह बात कर रहा है। मुझे जाना है। ये क्या मुझे जाना है? चल रुक, अब आया है तो मस्त खा पी के जा। बाहर से कचौड़ी ला रहा हूँ मैं। तुझे तो मेरी साइड से बोलना चाहिए। बहन की इतनी याद आ रही है क्या? मुझे क्या है, मम्मी पीछे पड़ी है, ले जाने दीदी को। हाँ, मैं सब सुन रही हूँ। जब सुन ही लिया है तो ठीक है, हम दोनों आते हैं बाजार जाकर। चल यार अंशुल, पुराने दिन याद आ गए। विकास और अंशुल बाजार चले जाते हैं और बाजार में बहुत वक्त लगा देते हैं। वो दोनों बाहर खा पी लेते हैं और घूमने लगते हैं। अचानक विकास की नजर घड़ी पर पड़ती है तो, अंशुल, 12 बज गए। 9 बजे निकले थे हम घर से। घर पर सब भूखे होंगे। हाँ तो चलो ना, मैंने कब मना किया है? दोनों कचौड़ी लेकर वापस घर आते हैं। बेटा, बहू को मायके जाना है, नाश्ता लाने में इतनी देर कर दी तूने। कोई नहीं माँ, अब खा लेगी। कोई हड़बड़ नहीं है वैसे। अंशुल मेरे साथ ही था। जब तक ये नाश्ता करती है, अंशुल, एक चांस उनो का हो जाए। हाँ जीजू। विकास उसे अपने कमरे में लेकर जाता है। दिशा ऊनो देखते ही दोनों से छीन लेती है और कहती है, मुझे पता है, तुम एक बार बैठ गए तो उठोगे नहीं। मैं बस खाकर निकलूंगी अब। अंशुल विकास को इशारा करता है जैसे कह रहा हो, आप चलो हमारे घर, वहीं साथ खेलेंगे। विकास भी उसकी ओर देखकर समझ जाता है और रेडी होने लगता है। जैसे ही दिशा खाना खाकर उठती है, विकास वहां आता है। चल अंशुल, चलते हैं। मम्मी जी, मैं आ रही हूँ। मम्मी, मैं भी आ रहा हूँ। तुम भी चल रहे हो? हाँ तो, मैं तुम्हारे मायके नहीं, अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। दिशा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहती है, चलो, कहाँ से तुम अंशुल के दोस्त निकल गए। बहुत पछतावा हो रहा है मुझे। काश पहले इसके दोस्तों का पता कर लेती कौन कौन है, तो दिक्कत नहीं होती। अरे तो अब कर लो ना। क्यों अंशुल? जीजा साले एक दूसरे को हाथ से ताली मारते हैं। फिर तीनों घर चले जाते हैं। वहां अंशुल और विकास अपने में लगे रहते हैं और फिर घूमने निकल जाते हैं। दिशा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, मम्मी, मुझे लगता ही नहीं कि मेरी शादी हो गई है। पग फेरी की शाम पति वापस लेने आता है, लेकिन यहाँ मेरा पति सुबह से यही है। इतने में विकास और अंशुल वापस आ जाते हैं और दिशा कहती है, क्यों आए, घूमते रहते? ठीक है तो चला जाता हूँ। ए, चल अंशुल। अंशुल, तू इस आदमी के साथ नहीं जाएगा। अंशुल, हम दोनों का रिश्ता शादी से नहीं, बहुत पहले से है। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? शादी के बाद पता नहीं ये लड़कियां क्यों बदल जाती है। मैं बदली या तुम? तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। विकास अंशुल का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। तब दिशा दूसरी ओर से दूसरा हाथ अंशुल का पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगती है। नहीं जाएगा ये तुम्हारे साथ, ये मेरा भाई है। ये जाएगा, ये मेरा दोस्त है। दोनों अंशुल को अपनी अपनी ओर खींचने लगते हैं तो अंशुल को दर्द होने लगता है। दोस्त, तू मेरे साथ जाएगा ना? भाई, तू मेरे साथ जाएगा ना? अरे आप दोनों मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ बाहर निकल आएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। अंशुल अपने दूसरे दोस्त के घर चला जाता है। जान बची तो लाख हो पाए, ये दोनों मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इधर रात को विकास दिशा को अपने साथ अपने घर ले जाता है। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज विकास दिशा से कहता है, दिशा, रात को तुम तैयार रहना, हम लोग मूवी चलेंगे, फिर बाहर ही खाएंगे पिएंगे। ठीक है, तो जल्दी आ जाना। यस मेरी जान। विकास ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर दिशा सुबह से ही अपने लिए कपड़े का सोचने लगती है। वो सोच रही थी वो क्या पहने। साड़ी वगैरह नहीं पहनूंगी, आज कुछ तड़कता भड़कता पहनती हूँ। दिशा अपने लिए जींस और टॉप निकाल कर रखती है और रात को तैयार हो जाती है। 8 बज गए, अभी तक विकास नहीं आया। क्या हुआ होगा? कोई लफड़ा है क्या? एक बार फोन भी नहीं आया उसका। फोन करके देखती हूँ। दिशा विकास को फोन करती है और फोन उठाती ही कहती है, क्या हुआ, तुम आए नहीं अभी तक? मैं कब से रेडी हूँ। क्या रेडी हूँ यार, मैं फंस गया हूँ। बॉस की वाइफ एडमिट है तो उसे देखने आना पड़ा।
कल चले जाते ना देखने, ये कौन सी बात हुई, मैं यहाँ तैयार बैठी हूँ। अरे तुम्हें मूवी जाना है ना, रुको मैं किसी से कहता हूँ तुम्हें ले जाने को। मुझे किसी के साथ नहीं जाना, तुम अभी आओ। दिशा का पूरा मूड खराब हो जाता है। जब किसी और के साथ भेजना था तो क्या जरूरत थी तुम्हें जाने को बोलने की, अब वही रात भर पड़े रहो। दिशा गुस्सा करके फोन रख देती है। उधर विकास की हालत टाइट होने लगती है। अगर मैं अकेला गया तो आज मुझे दिशा घर में घुसने नहीं देगी। अंशुल को बुला लेता हूँ। विकास अंशुल को फोन करता है और कहता है, अंशुल तुम थोड़ी देर में मेरे घर के बाहर आ जाना और आकर मुझे फोन कर देना। ठीक है भैया। इधर अंशुल उधर विकास घर के लिए निकलते हैं। विकास अपने घर पहुंचता है और देखता है कि अंशुल वहां खड़ा है। अच्छा हुआ तू आ गया यार, चल अंदर अपनी बहन को समझा जरा। दोनों अंदर जाते हैं। अपने भाई को देखकर दिशा का पारा चढ़ जाता है। अच्छा, तो मेरे भाई को बुलाया है मेरे ही खिलाफ। तू अंदर चल अंशुल, मैं तुम्हें सब बात बताती हूँ। क्यों, कमरे में क्यों, यहीं बताओ ना, सामने बताओ ना। दिशा और विकास दोनों एक साथ बोलने लगते हैं। तब अंशुल गुस्से में कहता है, अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लड़ लो दोनों, पहले लड़ लो। दोस्त तुम मेरी साइड है या इसकी? वो मेरा भाई है, मेरे साइड रहेगा। दोनों बहस करने लगते हैं। तब अंशुल कहता है, मैं किसी की साइड नहीं हूं, मैं चला, आप दोनों समझो। मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा आप दोनों ने। अंशुल चला जाता है। तब दिशा कहती है, बेकारी मैंने शादी की ऐसे आदमी से, इसीलिए कहते हैं जान पहचान में आदमी और धोखा खाता है। पता हो तो तुमसे कभी शादी नहीं करती। दोनों मुंह घुमाकर बैठ जाते हैं और पूरी जिंदगी इसी तरह लड़ते रहते हैं। अनुज, आज दुकान से कुछ साड़ियाँ लेकर आना, हम मंदिर में दान करने वाले हैं। मंदिर में बड़ी पूजा है, इसलिए सेठी परिवार की तरफ से हमने प्रसाद और दान रखवाया है। जी माँ, किसी के हाथों आज ही भिजवा दूंगा। माँ मैं सोच रहा था कि कुछ डिफेक्टिव साड़ियाँ पड़ी है दुकान में, अगर आप कहे तो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी साड़ियाँ मत लाना। तुम जानते हो कि हम सेठी परिवार के नाम के लिए कितने सख्त हैं। अच्छी वाली साड़ियाँ ही भेजना। ठीक है माँ। माँ जी, अगर अनुज और आकाश भी आ जाते पूजा में तो अच्छा रहता ना। कई सारे बड़े बड़े लोग आज मंदिर में आने वाले हैं। हाँ, ये सही रहेगा। आज तुम दोनों भी शाम को मंदिर में आ जाना। सबको पता लगना चाहिए कि सेठी परिवार आया है। ठीक है माँ। रिया, कितनी बार कहा है कि वक्त पर आया करो खाने के टेबल पर। वो माँ रात को देर रात तक पढ़ाई कर रही थी ना, तो सुबह आँख देर से खुली। रुको, अब नाश्ते का समय पूरा हो चुका है, अब सीधा दिन का खाना मिलेगा तुम्हें। लेकिन माँ, तुम्हें पता है ना इस घर के नियम क्या है, और ये किसी के लिए नहीं बदल सकते। ठीक है माँ। कावेरी की सख्ती और नियम पूरे घर पर लागू थे, जो किसी के लिए भी नहीं बदलते थे। रिया के नाश्ते पर देरी से आने की वजह से उसे नाश्ता नहीं मिल पाया, लेकिन उसके भाइयों ने फिर भी चुपके से ब्रेड, बटर और एक सेब उसके लिए छुपा कर रख लिया था। अब आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये ले सेब। ये ले ब्रेड और बटर, जल्दी से खा ले। अरे वाह, भाई हो तो आप दोनों जैसे। अरे चल चल, अब मक्खन मत लगा, जल्दी से खा ले। और सुन, मेरी वाली को मत बताना, ठीक है? तुझे पता है वो माँ की चमची है। मुझसे बेहतर दिव्या भाभी को कौन जानता है। जब देखो माँ जी ये, माँ जी वो करती रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि माँ की सेक्रेटरी है वो। हाँ, दिव्या तो बिल्कुल माँ की तरह ही बन चुकी है। हमारी भी किसी भी बात को नहीं मानती, इसीलिए तो मैं और अनुज चुपके से सब कुछ करते हैं, जिससे दोनों को भनक भी ना लगे। पता नहीं ये सब कब बदलेगा भैया, या बदलेगा भी या नहीं। अगर अनुज भैया की पत्नी भी ऐसी निकली तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अरे अब चल, बकवास मत कर, जल्दी से खा ले, हम दोनों दुकान जा रहे हैं, ठीक है? और सुन, शाम को मंदिर के लिए देरी मत करना, वक्त पर तैयार हो जाना। पता चला कि तुझे फिर से सज़ा मिल गई है। नहीं नहीं नहीं, मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगी। मुझे उन दोनों शेरनियों के मुंह नहीं लगना है। चल अब हम चलते हैं। सेठी परिवार में दिव्या और कावेरी दोनों इस बात का ख्याल रखती थीं कि घर में हर कोई नियमों से चले और उनका पालन करे। इसलिए शाम को बिना 1 मिनट की भी देरी किए हुए सब लोग अच्छे कपड़ों के साथ मंदिर के लिए तैयार हो गए। दिव्या, सब लोग तैयार है ना? जी माँ जी, सब लोग तैयार हैं और सब ने नियम के हिसाब से मंदिर के लिए सफ़ेद कपड़े ही पहने हैं। ठीक है, और वहाँ भी तुम ध्यान रखना कि किसी के मुंह से कुछ भी गलत लफ्ज़ नहीं निकलना चाहिए। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। चलिए माँ, गाड़ी तैयार है। चलो,
एक कार में दिव्या साथ आएगी, एक कार में हम। हाँ, क्योंकि दोनों कार में इन दोनों को नज़र जो रखनी है, इसीलिए ऐसा कर रही हैं। चाचू मम्मी को अलग भेजो ना। क्या हुआ रिया? अरे कुछ नहीं माँ, आप भैया की कार में बैठिए, मैं इस कार को चला लेता हूँ आज। रिया आइए भाभी, और आप छोटे मियाँ चलिए मेरे साथ। हाँ चलो। और रिया, वहाँ कुछ भी बकवास मत करना, ठीक है? जी भाभी। आज मंदिर की पूजा सेठी परिवार की तरफ से थी, जहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। दिव्या और कावेरी मंदिर में सबसे मिलने लग गए थे। वहीं उनकी मुलाकात होती है अरोरा परिवार से, जिनकी जामनगर में सबसे बड़ी मिठाई की दुकान थी। कैसे हैं भाई साहब? जी जी हम तो ठीक है, आपके बारे में काफ़ी सुना था, आज मुलाकात भी हो गई। सुना तो हमने भी काफ़ी है आपके बारे में। आपकी मिठाइयाँ तो पूरे जामनगर में बहुत मशहूर है। आज की मिठाइयाँ भी आप ही लाए हैं ना? जी जी, बस ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हमें जानते हैं। वैसे ये हमारी पत्नी जानकी और हमारी बिटिया काजल। जी नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम बेटा। आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है। पढ़ी लिखी भी है काफ़ी, बस बिटिया के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे हैं हम। हाँ, सुशील भी बहुत है, घर का सारा काम जानती है, एक से एक मिठाइयाँ बना लेती है और मिलनसार भी बहुत है। आपका नाम क्या है? अपना नाम बताओ बेटा। मैं इसे ले जाऊँ अपने साथ? हाँ हाँ, ले जाओ, इसे दर्शन करवा देना मंदिर के। आ जाओ बेटा। हाँ चलो। काजल गोलू के साथ बहुत हिल मिल जाती है और गोलू को भी उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे अनुज से मिलवाने ले जाता है। आओ, मैं आपको अपने फेवरेट चाचू से मिलवाता हूँ। चाचू, ये मेरी फेवरेट दीदी। अरे अभी तो मैं आपका फेवरेट था ना, अब ये दीदी हो गई। चाचू, इन्होंने मुझे मिठाई भी खिलाई। आपने आज तक मिठाई नहीं खाई थी? नहीं, वो क्या है ना, हमारे घर में ज़्यादा मीठा नहीं दिया जाता किसी को भी। लेकिन बच्चे मीठा नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? हाँ, ज़्यादा मीठा नहीं देना चाहिए बच्चों को, मैं समझती हूँ, लेकिन इस तरह बच्चों को बिल्कुल मीठे से दूर रखना मतलब उनका बचपन छीन जाना जैसा है ना। अब बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे आपकी सोच बहुत अच्छी लगी। चलो गोलू, मैं आपको लड्डू देती हूँ, वो भी बिना चीनी वाला, आपको बहुत पसंद आएगा। काजल से बात करते ही अनुज के दिल में काजल की छवि बैठ सी गई थी। वो पूरे पूजा के दौरान बस काजल को ही देखे जा रहा था। अनुज मेरे भाई, भगवान यहाँ है वहाँ नहीं। अरे मैं तो वहीं देख रहा हूँ। हाँ, क्या आप भी भैया? भाई साफ साफ दिख रहा है कि आप वो काजल दीदी को देख रहे हो। आप कहो तो आपकी सगाई करवा दे यहाँ। क्या आप दोनों भी? अरे अभी अभी माँ की बात सुन के आ रहा हूँ, वो काजल के पिता से तुम दोनों के रिश्ते की ही बात कर रही थी। सच? ये देखो कैसे लड्डू फूट रहे हैं मन में इनके। जहाँ एक तरफ अनुज को काजल को देखते ही कुछ कुछ हो रहा था, वहीं जानकी और दिव्या को भी काजल का रिश्ता अनुज के लिए सही लग रहा था, क्योंकि काजल का परिवार भी काफ़ी संस्कारी और खानदानी था। दोनों की शादी का मुहूर्त भी इसी महीने का निकाल दिया जाता है और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। माँ, अनुज को आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। माँ, आज काजल का जन्मदिन है, मैं सोच रहा था उससे मिलाऊं। तुम्हें पता है ना हमारे घर के नियम, शादी के पहले दूल्हा दुल्हन आपस में नहीं मिल सकते। लेकिन माँ, शादी में अभी 15 दिन पड़े हैं। अनुज, हमारे यहाँ शादी के पहले दुल्हन का जन्मदिन नहीं मनाया जाता और इस बारे में आगे कोई बात नहीं होगी, ठीक है? माँ जी और मुझे जाना है गहने पसंद करने, तुम दुकान जाओ। काजल का ये मेरे साथ पहला जन्मदिन है, उसका कितना मन था कि वो मेरे साथ केक काटे। अरे तो फिर वही करना पड़ेगा जो हम हर बार करते आए हैं। हाँ, अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अनुज रात को चुपके से काजल के घर की छत पे जाता है और उसे कॉल करके छत पर बुलाता है और केक कटवाता है जो उसके लिए लाया था। ये केक तो ठीक है, लेकिन तुम यूँ छुप कर क्यों आए हो? अरे तुम्हें मम्मी पापा ने देख लिया तो? हाँ, तो हमारी शादी होने वाली है, इसमें कौन सी बुरी बात है? काजल, मेरा परिवार अलग है। हमारे परिवार में काफ़ी सारे नियम लगाए जाते हैं, जैसे ज़ोर से हंसना नहीं, देर से खाने की टेबल पर नहीं आना, देर रात को बाहर नहीं रहना, और भी बहुत कुछ। अब मैं तुमसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम हमारे परिवार में रह पाओगी?
अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं मना कर दूंगा शादी के लिए, सच में। अनुज, शादी कोई मजाक नहीं है, 7 जन्मों का बंधन होता है। और रही बात नियम और कानूनों की, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने प्यार से सबका दिल जीत लूँगी। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। तुम कहो तो छोड़ दो। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन है कि तुम्हारे हमारे परिवार में आने के बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। अनुज ने काजल को बता तो दिया था कि उसके परिवार में कितने कड़े नियम हैं, लेकिन अब काजल जिस तरह से इसे बदलती है, ये देखने वाली बात थी। शादी के बाद की पहली रसोई। काजल, आज शादी के बाद तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए हमेशा की तरह तुम खीर बनाना सबके लिए। हाँ, हमारे घर में मीठे में सिर्फ खीर ही बनती है और कुछ नहीं। अच्छा, पर ऐसा क्यों? सिर्फ खीर ही क्यों? क्योंकि बाकी मीठी चीज़ों में काफ़ी सारी चीनी और मीठा पड़ता है, इसलिए खीर ही बनाते हैं जिससे सबको थोड़ी थोड़ी दी जाए और सेहत के लिए ठीक रहे। माँ जी, अगर मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ जो मीठी भी कम हो और सेहतमंद भी हो तो? तुम ऐसी चीज़ बना सकती हो? मैं बना दूँ? अगर मीठी कम हुई और सेहतमंद भी तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो चीज़ सही नहीं हुई तो नियम के हिसाब से वो पूरी चीज़ तुम्हें अकेले को खानी होगी। ठीक है माँ जी। अरे ये दोनों तो काजल भाभी को बोलकर चली गई, अगर मीठी चीज़ सही नहीं बनी तो? फिक्र नॉट बहना, मिठाई वाले की बेटी है मेरी पत्नी, देखना आज कमाल ही करेगी। आज पहली बार सेठी परिवार में कुछ नया बनने जा रहा था। टेबल पर सब लोग काजल की ओर देख रहे थे। माँ जी, ये है फ्रूट केक। केक? लेकिन केक में तो सबसे ज़्यादा मीठा पड़ता है। भाभी, मैंने इसमें मीठी की जगह गुड़ डाला है और फलों की मिठास का उपयोग किया है। कोई भी चीनी और केमिकल नहीं है, आप खाकर तो देखिए। सच में ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा है, सब लोग खा सकते हैं। अगर इस तरह से मीठा बनाना हो तो तुम बना सकती हो, हफ्ते में एक बार। थैंक यू माँ जी। लो गोलू, तुम्हें केक पसंद है ना बेटा? आज पहली बार तो केक खा रहा हूँ मैं। मुझे बड़ा पीस देना काजल भाभी। मुझे भी वो फ्रूट वाला दे दो ना। हाँ हाँ ज़रूर। देखा, मैंने कहा था ना, अब सेठी परिवार में हवा बदलने वाली है। आज छोटे मज़ा ही आ गया आज तो केक खाकर। काजल के प्यार से और समझ से सेठी परिवार में अब चीज़ें बदल रही थी। कुछ नियमों को भी अब बदला जा रहा था। एक दिन जब सब लोग आकाश की शादी का कैसेट देख रहे थे। चलो 10 बज गए हैं, अपने अपने कमरे में चलो। अरे भाभी बैठिए ना, आपकी शादी की कैसेट देख रहे हैं, आइए। अरे लेकिन 10 बज गए हैं। अरे ये कोई हॉस्टल थोड़ी ना है भाभी, आइए बैठिए, मैं सबके लिए पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ। अरे देखो देखो दिव्या, तुम्हारी एंट्री हो रही है। हाँ हाँ, और इसमें ना मैंने पिंक रंग का लहंगा पहना था। वाह दिव्या भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको फैशन का इतना सेंस है। पहले तो मैं बहुत फैशन करती थी, घूमने जाती थी, लेकिन शादी के बाद दिव्या ने अपने आप को बदल ही दिया। सच कहूँ तो मैं पुरानी दिव्या को बहुत मिस करता हूँ। कोई बात नहीं भाभी, आप अब भी सब कुछ एंजॉय कर सकती हैं। शादी की कैसेट देखने के बाद सब लोग अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी दिव्या काजल के पास आती है। थैंक यू काजल, आज खुद को पुराने शादी के जोड़े में देखकर एहसास हुआ कि मैं कैसी थी और क्या बन गई। पर सच बताऊं तो मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, लेकिन शादी करने के बाद जब मैं इस घर में आई तो माँ जी के नियमों ने मुझे भी बदलने पर मजबूर कर दिया, और कब मैं इंसान से रोबोट बन गई पता ही नहीं चला। मुझे पता है भाभी कि आप भी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हैं। अब हम दोनों साथ मिलकर इस घर को प्यार से चलाएंगे। माँ जी को ये समझना होगा कि ससुराल प्यार से भी चल सकता है, इसके लिए इतने सारे नियमों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। काजल के प्यार से दिव्या को एहसास हुआ कि उसने लाइफ में क्या क्या मिस कर दिया है, लेकिन कावेरी के नियम अभी भी बदलने को तैयार नहीं थे। माँ जी, भाभी और मैं सोच रही थी कि कल संडे है तो हम सब कहीं पिकनिक पर चलते हैं। कल संडे? अरे हर संडे हम सब योग करते हैं। माँ जी, हर संडे योग तो करते ही हैं, इस संडे पिकनिक पर चलते हैं ना। हाँ माँ प्लीज़, आज तक हम कभी पिकनिक पर नहीं गए, चलते ना प्लीज़। अरे लेकिन माँ जी, नियम इंसानों के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन परिवार को नियम नहीं प्यार से ही बांध कर रखा जा सकता है।
मैं जानती हूँ कि आपको इस परिवार की इज्जत की कितनी फिक्र है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि 19 साल की कावेरी देवी को खुले पार्क में जाना, झूले खाना कितना पसंद था। उसे इमली तोड़कर खाने में कितना मज़ा आता था। अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाने में कितना मज़ा आता था। अरे तुम्हें ये सब कैसे? चौंक गई ना, मुझे ये सब कैसे पता चला? वो देखिए, आपकी बचपन की सहेलियाँ कमला आंटी और सुनीता आंटी, उन्होंने मुझे बताया कि आपने इस परिवार को नियमों में बांधने के लिए खुद को भी नियमों में कैद कर लिया था, और क्योंकि दादाजी आपसे यही चाहते थे। पर माँ जी, अब वक्त आ गया है कि आप भी नियमों से आज़ाद हो जाएं। हाँ माँ, हम सब भी खुलकर आपसे ये बात कहना चाहते थे कि एक आम परिवार की तरह हम बैठकर बातें करें, जिंदगी को खुलकर जिए। माँ, ससुराल नियमों से नहीं, प्यार से भी चल सकता है। मैं जब इस घर में शादी करके आई थी तब ससुर जी ने मुझसे कहा था कि ससुराल कभी प्यार से नहीं चल सकता, वो हमेशा कड़े नियमों से चलता है। और मैंने दिव्या को भी अपने जैसा ही बना दिया। लेकिन आज काजल ने साबित कर दिया कि ससुराल प्यार से भी चल सकता है। इसका मतलब अब मैं देरी से खाने की टेबल पर आ सकती हूँ? और मैं भी मीठा खा सकता हूँ। अरे विनोद, तूने हलवाई को सारा सामान तो दे दिया है ना? अक्षय की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर सबसे छोटा भाई है तुम सबका। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मंगल बेटा, तूने तो कहा था कि फूल का ऑर्डर दे दिया है, यहाँ तो फूल पहुंचे ही नहीं। अब क्या बहू की विदाई के बाद फूल आएंगे? माँ, मैंने अभी बात की है फूल वाले से, वो रास्ते में ही है। आप किशोर भैया से क्यों नहीं कहती कुछ करने को? किशोर पहले ही मेरे बताए काम कर रहा है। पास के सभी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को कार्ड वही तो देकर आया था। रिसेप्शन के लिए हॉल भी उसी ने बुक किया था। टेंट कुर्सी वालों को भी तो वही देख रहा है। पर कई मोहल्ले वाले तो हमारे भरे पूरे परिवार से जलते भी है, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? बेटा, शादी ब्याह में तो बुलाना ही पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। दादी दादी देखो ना, हलवाई अंकल हमें लड्डू नहीं दे रहे, आप इनको डांटो ना। दादी दादी देखो ना, हलवाई अंकल हमें लड्डू नहीं दे रहे, आप इनको डांटो ना। दादी दादी देखो ना, हलवाई अंकल हमें लड्डू नहीं दे रहे, आप इनको डांटो ना। अरे चैन सुख दे देना बच्चों को लड्डू, क्यों तंग कर रहा है इन्हें? बीबी जी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन लड्डू बनते ही ये बच्चे उठा उठा कर खा लेते हैं। अरे मैं तो इन्हें थाल में रख के परोस भी नहीं पा रहा। भागो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। भागो भागो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज इस घर के सबसे छोटे बेटे अक्षय की शादी है। घर में बहुत चहल पहल है। कुलभूषण की बीवी कमला को फुर्सत ही नहीं है कामों से, लेकिन कुलभूषण और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? आइए देखते हैं। अजी, आप यहाँ आराम से बैठकर गाने सुन रहे हो और घर में अभी तक इतने काम बचे हैं करने को। अरे भाई, मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी है, इसके बाद तो मैं अब चिंता मुक्त हो ही जाऊंगा। और फिर घर में तुम हो, बेटे बहुएं हैं, तुम लोगों के होते हुए मैं क्यों काम करूं? मैं तो शान से बेटे की शादी में जाऊंगा तैयार होकर। अरे ठीक है, अब आप आराम ही कीजिए। एक बार अभिषेक की बीवी आ जाए, फिर मैं भी आराम करूंगी और मेरी चारों बहुएं पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल लेगी। इतना कहकर कमला वापस अपने काम में लग जाती है। बेटा भी, तू अब तक तैयार नहीं हुआ? किससे बात कर रहा है फोन पर? तैयार कैसे हूँ? सैलून जाने से तो आपने मना किया है, क्योंकि मुझे हल्दी लग चुकी है। भाभीियों को देखो, सुबह से पार्लर में है। अक्षय की शादी हो जाती है और नंदिता बहू बनकर घर आ जाती है, लेकिन इस घर की खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई थी। नंदिता के आने के बाद आए दिन घर की शांति भंग होती रहती।
अपने माँ बाप की इकलौती बेटी को इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियां कहाँ संभालनी थी। अभी देखो ना, मेरे हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी है और तुम्हारी मम्मी ने मुझे घर के कामों में लगा दिया। मैंने सोचा था कि घर की सबसे छोटी बहू होने के कारण मुझे सब पलकों पर बिठा के रखेंगे, पर यहाँ तो पलक झपकने की भी फुर्सत नहीं मिलती। देखो नंदू, शादी के पहले ही मेरे घर वालों ने तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को बता दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो फिर अब ये शिकायत क्यों? और फिर तुमसे पहले मेरी भाभी भी तो आई थी शादी करके, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। नंदिता तब तो चुप हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलता। अरे नंदिता, माँ बाबूजी की दवाई का टाइम हो गया है, उन्हें दवाई दे आओ और उसके बाद सबके लिए नाश्ता बना देना। पर भाभी, मैं तो अभी अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ, प्लीज मेरी जगह आप कर लो ना ये काम। ठीक है, मैं तेरी जगह माँ बाबूजी को दवाई दे आती हूँ और नाश्ता बना लेती हूँ। तू मेरी जगह पूरे घर की डस्टिंग करके 5 बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके भेज देना और दोपहर का खाना बनाने के बाद कपड़े धोकर सुखा देना। उसके बाद हम दोनों मिलकर बाजार जाकर सब्जी ले आएंगे, फिर डिनर की तैयारी कर लेंगे और उसके बाद बस भाभी, मैं माँ बाबूजी को दवाई देकर सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हे भगवान, ये कहाँ लाकर फंसा दिया मुझे। मेरे घर में तो गिनती की 8 रोटियां और 2 सब्जी बनती थी और नाश्ता निपट जाता था। यहाँ तो रोटियों का ढेर और सब्जियां बड़े बड़े पतीलों में बनानी पड़ती है। नाश्ता बनते बनते लंच का टाइम हो जाता है और लंच बनते बनते डिनर का। अभी मुझ में तुम्हारे पूरे परिवार का नखरा उठाने की और ताकत नहीं बची। मैं ऐसे नहीं रह सकती। अरे तो क्या चाहती हो तुम? मुझे अलग रहना है बस। तो ठीक है, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे किराए के घर में। इतना बड़ा घर होते हुए हम किराए पे क्यों रहेंगे? ना जी ना, घर में ही दीवार खड़ी करो अपने हिस्से के आगे। घर के साथ साथ घर की खुशियों में भी दीवार खींच जाती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और नंदिता मां बन जाती है। बच्चे के आने से अभिषेक के कंधों पर खर्चों का बोझ आ पड़ता है। अभिषेक का बोझ कम करने के लिए नंदिता भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती है, लेकिन इससे उसके सर पर नौकरी, घर और बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नंदिता, ये क्या है? तुमने घर भी ठीक से साफ नहीं किया, ना ही मेरे कपड़े धुले हैं। चिंटू के बाल भी कटवाने जाना था, देखो उसके बाल कितने बढ़ गए हैं। अरे करती क्या हो पूरा दिन तुम? मैं करती क्या हूँ? तुम्हारा नाश्ता और लंच बनाने के बाद चिंटू को डे केयर सेंटर पर छोड़कर आती हूँ, फिर खुद ऑफिस जाती हूँ। पूरा दिन काम करके आने के बाद बिना आराम किए बाजार से सब्जियां लेकर आती हूँ, घर आकर खाना बनाती हूँ, चिंटू को देखती हूँ और क्या करूँ मैं? अरे तो किसने कहा था अपने सर पर इतने काम लेने को? मत जाओ ऑफिस। ऑफिस जाए बिना घर के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? चिंटू की डे केयर का खर्च, उसके लिए बेबी फूड का खर्च, प्रेस वाले का खर्च, ये सब तुम्हारी सैलरी से होता नहीं है। अगर परिवार से अलग नहीं होती तो इतनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती तुम्हें परिवार के साथ मिलकर काम करने में दिक्कत थी, लेकिन काम तो अब भी बहुत है तुम्हारे सर पर। चिंटू को भी डे केयर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको गोद में खिलाने के लिए दादा दादी और घर के सभी बड़े होते। उसके साथ खेलने के लिए उसके भाई बहन भी होते। मेरे 3 बड़े भाइयों के बच्चे भी बड़े हुए हैं, लेकिन बिना महंगा बेबी फूड खाए, क्योंकि मेरी माँ और भाभी आप बहुत अच्छे से जानती है कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। बिजली के बिल जैसे खर्चे भी सब मिलकर बांट लेते थे, लेकिन तुम्हें तो सबसे अलग रहने में ही मजा आता है, तो अब शिकायत क्यों करती हो? बस करो अभिषेक, बस करो। मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी। मेरे एक गलत फैसले ने हमें बिल्कुल अकेला कर दिया है सबसे। एक घर में होते हुए भी हम बाकी परिवार से अजनबियों की तरह रह रहे हैं। अभिषेक और नंदिता की सारी बातें घर के बाकी लोगों को सुनाई दे रही थी। तभी कमला बोल पड़ती है। अरे नंदिता बहू, किसने कहा कि तुम अकेले हो? तुम्हारा इतना भरा पूरा परिवार है ना तुम्हारे साथ। हम तो बस ये चाहते थे कि तुम अपनी गलती समझ जाओ। अगर हम तुम्हें समझाते तो शायद तुम ना समझती,
लेकिन अपनी गलती का एहसास तुम्हें खुद हो गया है। तो अब तुम समझ चुकी हो परिवार में एक साथ रहने का मोल क्या होता है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अरे माफी बाद में, पहले मेरा पोता जरा मेरी गोद में तो दे, और तू जाकर सबके लिए चाय बना ला।